नमस्कार दोस्तों, सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 111 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जहां हम इस चैप्टर में न्याय के ऊपर प्लेटो के विचारों का अध्ययन करेंगे। बट प्लेटो तक पहुंचने से पहले हम ये भी जानेंगे कि प्लेटो से पहले न्याय की क्या अवधारणा थी, जिसमें हम न्याय का पारंपरिक दृष्टिकोण पढ़ेंगे, उग्र सुधारवादी दृष्टिकोण पढ़ेंगे और व्यवहारिक दृष्टिकोण भी पढ़ेंगे। फिर जब हम प्लेटो के न्याय की अवधारणा को पढ़ेंगे, यानी कि प्लेटो ने न्याय पर अपना क्या विचार दिया है, तो उसमें हम ये जानेंगे कि प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत को बताने के लिए तीन आत्माओं की कल्पना की है। तो ये तीन आत्माएं क्या थी, इसकी भी चर्चा इस चैप्टर में की जाएगी। और फिर आगे चलकर प्लेटो और मार्क्स के जो साम्यवाद है उसका भी एक कंपैरेटिव अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक प्रस्तावना दी गई है, जहाँ थोड़ा सा प्लेटो का इंट्रोडक्शन दिया गया है और आगे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे ये बताया गया है। तो वैसे तो मैंने पिछले चैप्टर में प्लेटो का थोड़ा सा इंट्रो दे दिया था, बट एक बार फिर से रिवाइज करवाने के लिए आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो प्लेटो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो प्लेटो का जन्म एथेंस नाम की जगह पर हुआ था। और प्लेटो को जो राजनीति है वो विरासत में मिली थी, क्योंकि जो इसका परिवार था वो एक संपन्न परिवार था, कुलीन परिवार था। प्लेटो की बात की जाए तो इनका जो असली नाम था वो था एरिस्टोक्लिस। तो कहीं अगर एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए आगे चलकर, अगर आप यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी करेंगे, तो प्लेटो का असली नाम क्या था? एरिस्टोक्लिस। लेकिन प्लेटो को जो प्लेटो नाम दिया है वो उसके कुश्ती प्रशिक्षक ने दिया। इसे कुश्ती का शौक था, तो जो कुश्ती इसे सिखाते थे उन्होंने प्लेटो के चौड़े कंधे के देखते हुए इसे प्लेटो का नाम दिया है। प्लेटो की बात की जाए तो प्लेटो जिस समय पैदा हुआ था उस समय एथेंस में एक नाम चलता था और वो नाम था सुकरात। और सुकरात का शिष्य बनकर प्लेटो ये खुद कहता है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ था, और उससे बड़ा सौभाग्य मेरा यह है कि सुकरात मेरा गुरु है। यानी कि प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। और अगर हम प्लेटो की बात करें तो इसका एक बहुत प्रसिद्ध शिष्य था जिसका नाम है अरस्तु। तो जब आप प्लेटो के इंट्रोडक्शन की बात करोगे तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ है? एथेंस में हुआ है। इनका असली नाम क्या था? एरिस्टोक्लिस था। एरिस्टोक्लिस शब्द का क्या अर्थ होता है? सर्वोत्तम, सबसे अच्छा। लेकिन चूंकि इनके चौड़े कंधे थे, बलवान हष्ट पुष्ट शरीर था, इसी वजह से जो इनके कुश्ती के प्रशिक्षक थे उन्होंने इन्हें नाम दिया प्लेटो। प्लेटो की बात की जाए तो राजनीतिक गुरु जो इसके थे वो सुकरात थे। सुकरात का प्रभाव इनके लेखन पर भी पड़ा है। इवन इन्होंने जो अपनी न्याय का सिद्धांत दिया है उसमें अपने जो बात है वो सुकरात के माध्यम से इन्होंने अपनी किताब में कही है, द रिपब्लिकन में। इनके जो सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे उनका नाम था अरस्तु। यानी कि अरस्तु के गुरु प्लेटो थे और प्लेटो के गुरु सुकरात थे। तो इतना फेमस बंदा रहा है, या मैं ये कहूँ कि प्लेटो एक भाग्यशाली बंदा रहा है कि उसे सुकरात जैसा गुरु मिला और अरस्तु जैसा शिष्य मिला, जिसकी वजह से प्लेटो की महानता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। प्लेटो के ऊपर जो प्रभाव पड़ा है कि प्लेटो जिस समय एथेंस में रह रहा था वहाँ पर युद्ध चलते थे, एथेंस का और स्पार्टा का। इसी युद्ध को पेलोपोनेशियन युद्ध कहा जाएगा, जिसका प्रभाव उस पर बड़े पैमाने पर पड़ेगा। क्योंकि उसके गुरु सुकरात को जहर का प्याला देकर मार दिया जाएगा, इसलिए प्लेटो की जो आस्था है वो लोकतंत्र से हट जाएगी। इसलिए वो लोकतंत्र को मूर्खों का तंत्र कहेगा। इसलिए प्लेटो ये कहेगा कि एक राजा का शासन सबसे अच्छा होता है, लेकिन राजा को दार्शनिक होना चाहिए, यानी कि फिलोसफर होना चाहिए, उसके पास ज्ञान होना चाहिए। और ये तमाम बातें हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं न्याय की। तो देखो, न्याय क्या है, इसके ऊपर प्राचीन काल से लेकर अब तक लगातार बहस जारी है कि आखिर न्याय क्या है। आप ही अपने मन में सोचिए कि न्याय क्या हो सकता है। तो प्लेटो, अरस्तु, जॉन रॉल्स, आप, हम सब मिलकर लगातार न्याय की नई नई अवधारणाएं देते रहते हैं। लेकिन न्याय जो है ना, न्याय के ऊपर जो विचार है वो सिर्फ दार्शनिक ही दे सकते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? प्लेटो कह रहा है। उसका कारण है, न्याय एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। और जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते उसका ज्ञान सिर्फ और सिर्फ वही प्राप्त कर सकता है जिसके अंदर चिंतन की क्षमता हो। तो जो बंदा जितना अच्छा चिंतन कर सकता है, जितने उच्च स्तर का चिंतन कर सकता है, जितना व्यवहारिक अध्ययन कर सकता है, उतना ही अच्छा वो फिलोसफर होगा और उतने ही अच्छे वो विचार देगा। तो न्याय एक अमूर्त चीज़ है जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। और इसके ऊपर हर एक व्यक्ति अपना विचार नहीं दे सकता। हाँ, विचार तो देने की स्वतंत्रता है, लेकिन विचार लॉजिकल होंगे, विचार हर परिस्थितियों में लागू होंगे, ये हम नहीं कह सकते। तो फाइनली न्याय है क्या, इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन पुट हुआ और अलग अलग बंदों ने न्याय की अलग अलग परिभाषा दी है। तो प्लेटो से पहले न्याय का क्या दृष्टिकोण था, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्लेटो से पहले एक बहुत बड़ा नाम आएगा, आप सभी जानते हैं जो बच्चे गणित पढ़े हैं। तो गणित में एक नाम आता है पाइथागोरस जी का। तो पाइथागोरस की बात करें तो ये भी प्राचीन यूनानी फिलोसफर थे, और प्लेटो ने इनसे अपने न्याय के सिद्धांत में इनसे बहुत सारी चीज़ों को उधार लिया है।
तो पाइथागोरस की बात करें तो ये प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे और इन्होंने प्लेटो को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। और प्लेटो जब अपनी न्याय की अवधारणा बताएगा तो अपने न्याय की अवधारणा में कुछ विचार पाइथागोरस से भी वो लेगा। क्योंकि पाइथागोरस जो था वो नंबर सिस्टम में विश्वास करता था। उसका मानना था कि सबसे ज़्यादा पावर नंबर्स में होती है, यानी कि संख्याओं में होती है। और वो ये भी कह रहा है जो न्याय है, न्याय अपना स्क्वायर है। तो जब आप एक स्क्वायर देखोगे तो आपको पता है कि स्क्वायर की जो 4 भुजाएं होती हैं और ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक वर्ग किसे कहेंगे हम? एक वर्ग उसे कहेंगे जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो? बराबर हो। तो यहाँ पर पाइथागोरस इस एग्जाम्पल से ये बात बताना चाहता है कि जिस प्रकार से एक वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं, उसी प्रकार से न्याय वहीं स्थापित हो सकता है जहाँ समानता होगी। जहाँ समानता नहीं है वहाँ न्याय हो ही नहीं सकता। यानी कि पाइथागोरस समानता के आधार पर न्याय स्थापित करना चाहते हैं। पाइथागोरस ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, जहाँ पर समानता नहीं है, वहाँ पर कभी भी न्याय स्थापित नहीं हो सकता। जिस प्रकार से गणित में एक स्क्वायर होता है, उसकी 4 भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, ये समानता का एक अच्छा आदर्श है। उसी प्रकार से समाज में भी जो समाज में जितनी ज़्यादा समानता होगी, हम ये कहेंगे उतने ज़्यादा वहाँ पर न्याय होगा। और प्लेटो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। इसके बाद आता है पारंपरिक दृष्टिकोण। पारंपरिक दृष्टिकोण की बात की जाएगी तो यहाँ पर 2 नाम हमारे सामने आएंगे। एक नाम आएगा सेफलस का और एक नाम आएगा पॉलीमार्क्स का। तो प्लेटो की जो किताब है द रिपब्लिक, तो प्लेटो अपनी किताब द रिपब्लिक में सेफलस और पॉलीमार्क्स के बारे में बताएगा। और सेफलस और पॉलीमार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चनों के आंसर सुकरात के माध्यम से दिए भी जाएंगे। तो देखो ये क्या कह रहे हैं। तो सुकरात ना सेफलस से पूछेगा, देखो सेफलस और जो पॉलीमार्क्स है पिता पुत्र की जोड़ी है, यानी कि सेफलस का पुत्र है कौन? पॉलीमार्क्स। तो सुकरात एक दिन सेफलस से क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताओ भाई सेफलस, तुम्हारे न्याय के ऊपर क्या विचार हैं, तुम न्याय के ऊपर क्या सोचते हो? तो सेफलस ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, भाई देखो न्याय का मतलब होता है सच बोलना। अगर हम हर परिस्थिति में सदा सत्य बोलें तो यही न्याय होगा, यहाँ पर अन्याय की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात यह है कि न्याय के अंतर्गत ईमानदारी होनी चाहिए। तो अगर कोई बंदा सदा सत्य बोलता है, ईमानदार है और अपना कर्ज अदा कर देता है, किसी का उधार नहीं रखता अपने ऊपर, तो हम ये मानेंगे कि वो व्यक्ति सच्चा न्यायी है। और हर एक बंदा अगर इसी प्रकार से काम करे, सदा सत्य बोले, ईमानदारी से रहे और किसी का भी कर्ज अपने ऊपर ना रखे, तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति न्याय की स्थापना में अपना काम कर रहा है। ऐसा कौन कह रहा है? सेफलस। लेकिन सुकरात तो सुकरात ठहरा, परम बुद्धिमान ठहरा। सुकरात ने सेफलस की इस बात को काट दिया कि नहीं यार, ऐसे न्याय की स्थापना नहीं की जा सकती। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ सेफलस, तुम मुझे बताओ, यानी कि सुकरात सेफलस से कह रहा है मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये कह रहे हो सदा सत्य बोलना, ईमानदारी से रहना और किसी का कर्जा अपने ऊपर ना रखना, ये न्याय है। तो चलो मैं एक सिचुएशन देता हूँ तुम्हें। सिचुएशन ये है कि तुम्हारा एक कोई खास मित्र है जो तुम्हें अपने हथियार रखने के लिए दे देता है, लेकिन जिस समय वो अपने हथियार रखने के लिए तुम्हें देता है उस समय उसकी स्थिति सामान्य है, उसकी सोचने समझने की क्षमता भी अच्छी है और वो शांत स्थिति में तुम्हारे पास अपने हथियार रखता है। लेकिन एक दिन वो तुम्हारे पास वापस आता है, उस दिन उसके ऊपर पागलपन सवार है। क्या सवार है? पागलपन, गुस्से में लाल है वो, और वो कहता भैया मेरे हथियार मुझे वापस दे दो। अब देखो सेफलस, तुम्हारे हिसाब से तो न्याय ये है कि तुम उसके हथियार उसे वापस दे दो, लेकिन अगर तुमने क्या उसे अपने हथियार अगर दे दिए तो तुम्हारे हिसाब से तो ये न्याय है, लेकिन हो सकता है वो किसी का कत्ल कर दे, तो अब यहाँ तो अन्याय है। यानी कि कब सत्य बोलना है, कब ईमानदार रहना है और कब किसी का कर्जा वापस करना है, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ऐसा कौन कह रहा है? सुकरात कह रहा है। तो सुकरात कह रहा है कुछ मामलों में अगर आप ईमानदार नहीं हैं, सच नहीं बोल रहे हैं, तो ज़्यादा फायदा है। क्योंकि कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ अगर आप ज़्यादा ईमानदारी दिखाओगे, ज़्यादा सत्य बोलोगे, तो वहाँ आपको लाभ की जगह हानि पहुँचेगी। जैसे अगर उसने अपने दोस्त को वो हथियार दे दिया इस समय, तो वो किसी की हत्या कर देगा, क्योंकि जब उसने हथियार रखने के लिए देते तब तो उस समय परिस्थितियाँ सामान्य थी, नॉर्मल परिस्थितियाँ थी, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। और सेफलस इस बात को मान लेता है और वो सुकरात के सामने अपनी हार मान लेता है कि हाँ भाई सही बात है, मेरे न्याय में कुछ कमियां हैं। तो सेफलस अपने न्याय में क्या कह रहा है? सदा सत्य बोलना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, किसी का कर्ज नहीं रखना चाहिए, और सुकरात उसकी इस बात को काट देता है और सुकरात जाने इसलिए जाता है। अब भाई सेफलस का पुत्र आता है पॉलीमार्क्स। अब पॉलीमार्क्स से फिर वही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बताओ पॉलीमार्क्स कि न्याय क्या है? तो पॉलीमार्क्स ये कहता है कि भाई हर व्यक्ति को उसका श्रेय दे दो, यही न्याय है। यानी कि जिस व्यक्ति ने आपके लिए जो किया है उस चीज़ को उसे बताओ और उसे इसके लिए सम्मान दो। तो जिस व्यक्ति का जो श्रेय है वो उसे मिलना ही चाहिए। अगर हम किसी को किसी का श्रेय नहीं देते हैं तो यहीं पर अन्याय होगा। और बात इसकी सही भी है कि मान लो कोई बंदा आपके लिए कुछ कर रहा है और आप उसकी वजह से कुछ बने हो और आप उसको उसका श्रेय ही नहीं दे रहे हो,
तो ये तो अन्याय हुआ ना, आप उसका श्रेय खुद ले रहे हो। तो हमें किसी का श्रेय नहीं लेना चाहिए और दूसरों का श्रेय देना चाहिए, यही न्याय है। इसके अंतर्गत हमें अपने शत्रुओं के साथ बुरा करना चाहिए और मित्रों के साथ मदद करनी चाहिए, क्योंकि मित्र हमारी सहायता करते हैं तो हमें भी उसकी सहायता करनी चाहिए, शत्रु हमारा बुरा करते हैं तो हमें भी उसका बुरा करना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? पॉलीमार्क्स। तो सुकरात कहता है नहीं यार पॉलीमार्क्स, तुम्हारी जो न्याय की परिभाषा है ये गलत है। तुम्हारे हिसाब से सही हो सकती है कि किसी भी शत्रु का बुरा करना चाहिए और मित्र का अच्छा करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये गलत है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहा है सुकरात। तो सुकरात कहता है देखो मित्र की मदद करनी चाहिए, बिल्कुल बात सही है, लेकिन अगर मित्र ये कह रहा है कि भाई मैं जा रहा हूँ चोरी करने, क्या करने जा रहा हूँ? चोरी करने, झूठ बोल रहा हूँ, अब मेरी सहायता कर, तू मेरे साथ तू भी झूठ बोल, मेरे साथ तू भी चोरी कर। अब तुम बताओ ये कैसे न्याय स्थापित हो सकता है? तो हर समय मित्रों की मदद भी तो नहीं की जा सकती, और कई बार एक शत्रु भी अच्छा मित्र हो सकता है, तो हर शत्रु का नुकसान भी नहीं किया जा सकता। तो अगर आप मित्रों की हमेशा भलाई करोगे तो भी हो सकता है कि वो शत्रु वाला काम हो, और अगर शत्रु को हानि पहुंचाने लोगे हमेशा तो कोई जरूरी नहीं है वो शत्रु को हानि पहुंचाना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो ये नियम हर जगह तो लागू नहीं हो पाएगा, तो न्याय की परिभाषा भी हर जगह लागू नहीं हो पाएगी। इस प्रकार से सुकरात इस न्याय की अवधारणा को हटा देता है, यानी कि प्लेटो से पूर्व सेफलस और पॉलीमार्क्स ने अपनी अपनी न्याय पर विचारधारा दी। जहां सेफलस ने कहा सच बोलना, ईमानदार से रहना और सबका कर्ज अदा कर देना ही न्याय है, सुकरात इस परिभाषा को काट देता है। फिर पॉलीमार्क्स कहता है भाई जिसका श्रेय है उसे देना चाहिए, दोस्तों की मदद करनी चाहिए, दुश्मनों की मदद नहीं करनी चाहिए। सुकरात इसे ही मना कर देता है। तो ये सबके अपने अपने तरीके हैं भाई न्याय क्या हो, कभी इस पर सोचना चाहिए वैसे हमें भी कि फाइनली न्याय है क्या। अब न्याय का अगला दृष्टिकोण आएगा, इसे हम बोलेंगे उग्र सुधारवादी दृष्टिकोण। तो उग्र सुधारवादी दृष्टिकोण क्या था? इस दृष्टिकोण का संबंध थ्रेसीमैकस से था। थ्रेसीमैकस की बात करें तो थ्रेसीमैकस एक सोफिस्ट था। सोफिस्ट वो लोग थे जो सुकरात की आलोचना करते थे, इनके विचार हमेशा सुकरात के विरोध में थे। तो सुकरात जो भी विचार देता था उसके विरोध में ही सोफिस्ट अपने विचार रखते थे, और इन्हीं सोफिस्टों में एक बंदा था जिसका नाम था थ्रेसीमेकस नाम है इसका। थ्रेसीमेकस जो था ये अलंकार शास्त्र का गुरु था, एक सोफिस्ट था। और सोफिस्ट कौन है? जो सुकराती परंपरा में सुकरात के प्रतिद्वंदी हैं। सोफिस्ट डेमोक्रेसी पर विश्वास करते हैं, व्यक्तिवाद पर विश्वास करते हैं और सामाजिक परिवर्तन पर विश्वास करते हैं। सोफिस्ट ये कहते हैं कि न्याय का मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जो ताकतवर होगा उसी की बात राज्य में मानी जाएगी और बाकी सबको उसकी बात माननी पड़ेगी, तो ही न्याय स्थापित होता है। यानी कि जो ताकतवर बंदा है उसके पास सत्ता होनी चाहिए, उसे सारे नियम बनाने चाहिए, उसे सारे रूल और रेगुलेशन सेट करने चाहिए और जनता को उसे फॉलो करना चाहिए। सुकरात कहता है ना, इस परिभाषा में भी कमी है। एक यूनानी हिस्टोरियन थे जिनका नाम था थ्यूसिडाइस, उन्होंने भी यही बात कही है, और यथार्थवाद के विचारधारा भी यही बात करी है कि जो ताकतवर है उसी की बात हमें माननी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सुकरात इस चीज़ को मना कर देता है। सुकरात ये कहता है कि भैया जो ताकतवर लोग हैं ना, ये जो शक्ति का प्रयोग करते हैं ये अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं, ये दूसरों की सेवा नहीं करते हैं। और जो ताकतवर लोग होते हैं ये भी हमेशा गलतियाँ कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि ताकतवर लोग कभी गलती नहीं करेंगे, जिन्हें आपने सत्ता सौंपी वो कभी गलती नहीं करेंगे, तो ऐसा तो नहीं है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला अगर न्याय हमने स्थापित कर दिया कि जो ताकतवर है वो राजा होगा, बाकी लोग उसको फॉलो करेंगे, जनता का कर्तव्य से फॉलो करना होगा, राजा का काम जनता की रक्षा करना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो ताकतवर है वो हमेशा सही भी होगा। हो सकता है ताकतवर निजी स्वार्थ में चला जाए। इतना ही नहीं, वो एग्जाम्पल भी देता है कि जैसे एक चिकित्सक का काम क्या होता है? इलाज करना। ठीक जैसे एक जूते बनाने वाले का काम होता है अपने ग्राहकों को बढ़िया जूते देना, वैसे राजनेता का काम होता है जनता का कल्याण करना। लेकिन एक ताकतवर बंदा जनता का कल्याण कर पाएगा? क्या यह बात हो सकती है? तो इसमें एक क्वेश्चन मार्क है। यानी कि यहां पर सुकरात जो है वो थ्रेसीमेकस यानी कि सोफिस्ट जो था थ्रेसीमेकस उसके विचारों को भी काट देता है। अब तक हम बात ये पढ़ रहे हैं कि प्लेटो से पहले न्याय के बारे में लोगों की क्या विचारधाराएं थी। तो पाइथागोरस का न्याय के ऊपर यह विचार था कि जहां पर समानता होगी वहीं पर न्याय होगा। सेफलस का यह मानना था कि अगर हम सदा सत्य बोले, ईमानदारी से रहें और अपना किसी का कर्जा अपने ऊपर ना रखें तो ही न्याय की परिस्थिति हो सकती है। जबकि पॉलीमार्क्स ये कहता है जिसका जो श्रेय है उसे वो देना चाहिए। अगर किसी ने हमारे साथ अच्छा किया है हमें उसके साथ अच्छा करना चाहिए, किसी ने हमारे साथ बुरा किया हमें उसका बुरा करना चाहिए। जबकि थ्रेसीमेकस ये कह रहा है कि जिसकी सत्ता ताकत हो उसी को सत्ता देनी चाहिए, तो ही न्याय की स्थापना की जा सकती है। अब न्याय का अगला दृष्टिकोण आता है जिसे हम व्यवहारिक दृष्टिकोण कहते हैं। जो ये न्याय का व्यवहारिक दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण को प्लेटो के दो भाई होंगे, एक का नाम होगा ग्लूकोन और एक का नाम होगा इडेमेटेस। तो एडेमेटेस और ग्लूकोन जो हैं वो इस विचारधारा को देंगे जिसका नाम है व्यवहारिक दृष्टिकोण। उन्होंने कहा देखो भाई न्याय है क्या, इनसे भी एक क्वेश्चन पूछा गया न्याय क्या है, तो उन्होंने कहा न्याय भय के संतान है,
न्याय कमजोर लोगों की आवश्यकता है। जो कमजोर होते हैं ना उन्हें न्याय की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो ताकतवर होते हैं वो तो अपनी परिस्थितियां अपने हिसाब से बना लेते हैं, क्योंकि सभी लोग मन से स्वार्थी होते हैं और एक दूसरे का शोषण करना चाहते हैं। इसलिए लोग एक व्यवस्था बनाते हैं और इस व्यवस्था में वो ये कहते हैं क्या कि हम न्याय की स्थापना करेंगे, और इस न्याय की स्थापना में वो कायदे में ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ अन्याय कोई ना करे। तो कमज़ोर लोग न्याय की बात इसलिए करते हैं ताकि उन्हें ये हो कि न्याय के माध्यम से उनके साथ उनका शोषण ना हो। तो जो ग्लूकॉन है और एडेमेटस है ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो न्याय भय की संतान है, जो डरता है वो न्याय की मांग करता है, जो कमज़ोर होता है वो न्याय की मांग करता है, क्योंकि वो न्याय की मांग के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन 20 नंबर में पूछ लिया जाए यहाँ से पेपर में कि न्याय पर प्लेटो से पूर्व का दृष्टिकोण क्या है, तो न्याय पर प्लेटो से पूर्व का जो दृष्टिकोण है उसमें सबसे पहला पाइथागोरस की बात बताओगे, फिर पारंपरिक दृष्टिकोण में सेफलस और पॉलीमार्क्स की बात बताओगे, फिर उग्र सुधारवादी दृष्टिकोण में थ्रेसिमेकस की बात बताओगे, और फिर व्यवहारिक दृष्टिकोण में ग्लूकॉन और एडेमेटस की बात बताओगे। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी है, प्लेटो पर न्याय पर पॉल मार्क्स के विचार बताओ। तो ये सब क्वेश्चन आप आंसर दे सकते हैं। अब मेन क्वेश्चन इस चैप्टर का यहाँ शुरू होता है कि अब प्लेटो न्याय पर अपने क्या विचार देगा। तो प्लेटो ने ग्लूकॉन और एडेमेटस के भी न्याय पर विचार पढ़ लिए, प्लेटो ने थ्रेसिमेकस और सेफलस और पॉलीमार्क्स पाइथागोरस सबके न्याय पर विचार पढ़ लिए। अब प्लेटो अपना न्याय का सिद्धांत खुद देगा। तो देखो, अगर हम प्राचीन ग्रीक की बात करें यानी कि प्राचीन यूनान की बात करें, तो प्राचीन यूनान में ये धारणा थी कि 4 सद्गुण होते हैं। कितने सद्गुण होते हैं? 4। पहला सद्गुण होता है एक व्यक्ति के अंदर विवेक या समझदारी, यानी कोई व्यक्ति होते हैं जो विद्यमान होते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर साहस होता है या धैर्य होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर खुद पर कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आत्मनियंत्रण। और चौथा होता है न्याय। यानी कि एक सोसाइटी में कितने सद्गुण होते हैं? 4। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न्यायिक होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, कुछ लोग साहसी होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संयम में रह सकते हैं, अपने आप पर खुद पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये 4 यूनानी सद्गुण थे, और यूनानी सद्गुणों में से एक क्या था? न्याय। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 4 यूनानी सद्गुण कौन कौन से थे, तो एक सद्गुण था न्याय, एक था बुद्धि, एक था साहस, और एक था सेल्फ कंट्रोल। तो जितने भी यूनानी फिलोसफर रहे हैं उन्होंने न्याय को एक सद्गुण के रूप में माना है कि न्याय एक सद्गुण है जो कि लोगों के अंदर पाया जाना चाहिए। लोगों ने क्या क्या भी कि न्याय का मतलब होता है तालमेल बिठाना, क्योंकि एक समाज कैसा होता है? एक समाज विभिन्नताओं भरा होता है, विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषा, विभिन्न बोली बोलने वाले लोग होते हैं, और जहाँ पर इतनी सारी विविधताएं होंगी मेरे भाई, वहाँ पर लड़ाई झगड़े मतभेद भी तो होंगे। तो ऐसे में न्याय का काम यह है कि कोऑर्डिनेशन बना रहे, एक तालमेल बना रहे, ताकि कोई किसी को नुकसान ना पहुँचाए। और इसी के लिए राज्य का निर्माण किया जाता है, इसलिए राजा का निर्माण किया जाता है। और जो राज्य और राजा हैं इनका काम यही होता है वो प्रजा में तालमेल की स्थापना कर पाएं, इतनी विविधताओं में सामंजस्य बिठा पाएं। अब ऐसे में प्लेटो ये कहना चाहता है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है ब्रह्मांड का। तो देखो, ब्रह्मांड की जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो न्यायपूर्वक लगी हुई हैं, जहाँ पर सेंटर में कौन है? सन है, बाकी प्लैनेट उसके चक्कर काट रहे हैं, चंद्रमा अपना काम कर रहा है, तारे अपने काम कर रहे हैं, हर एक प्लैनेट अपने अपने काम कर रहा है। तो कह रहे हैं हमें न्याय की अवधारणा यूनिवर्स से सीखनी चाहिए। जिस प्रकार से यूनिवर्स में सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर सेट हैं और अपने अपने काम लगातार करे जा रही हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ सद्गुण है, सबके अपना कार्य है, उसी प्रकार समाज में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ सद्गुण होते हैं। किसी के अंदर बुद्धिमानी का सद्गुण होता है, किसी के अंदर सेल्फ कंट्रोल का सद्गुण होता है, किसी के अंदर समझदारी होती है, किसी के अंदर न्याय होता है। और जब हर एक बंदा अपने अपने काम करता जाएगा तो एक अच्छे समाज की स्थापना हो जाएगी। तो इस तरीके से जो प्लेटो का न्याय है वो कहीं ना कहीं नैतिकता पर आधारित है। प्लेटो का जो न्याय है वो किस पर आधारित है? नैतिकता। और नैतिकता क्या कहती है? नैतिकता ये कहती है कि आप अपने कर्तव्यों को निभाइए पूरी ईमानदारी से, पूरी सत्यता के साथ। तो प्लेटो का न्याय कैसा है? नैतिकता पर आधारित है, नीतिशास्त्र पर आधारित है, जहां आपको अपने कर्तव्य निभाने होंगे, अपनी क्षमताओं के अनुसार समाज में योगदान देना होगा। प्लेटो सुकरात से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, और सुकरात ने कहा था सद्गुण ही ज्ञान है। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो राजनीतिक बुराइयों को दूर कर सकता है। तो प्लेटो कह रहा है कि एक आदर्श राज्य की स्थापना जब ही होगी जब न्याय की स्थापना होगी। और न्याय कौन स्थापित करेगा? ज्ञानी शासक, क्योंकि ज्ञानियों को ही तो पता होगा न्याय क्या है, अज्ञानी थोड़ी बता पाएंगे न्याय क्या है। तो हर व्यक्ति में 3 आत्माएं हैं, और इन 3 आत्माओं की थ्योरी अगले पैराग्राफ में अच्छे से बताई गई है। तो देखो, यहाँ पर जो 3 आत्माएं हैं वो ये हैं, एक होता है शासक, एक राज्य के अंदर एक कौन होता है? शासक, एक होते हैं सहायक, और एक होते हैं कारीगर। यानी कि प्लेटो जो अपने 3 वर्ग या 3 आत्माओं की थ्योरी दे रहा है
वो थ्योरी पहली बात तो उसने किससे लिए, पाइथागोरस से। दूसरी बात वो ये कह रहा है कि एक समाज में 3 वर्ग के लोग होते हैं। एक होता है शासक, प्रत्येक राज्य को शासन करने के लिए शासकों की आवश्यकता होती है, जिनका काम होता है नीति संबंधी निर्णय लेना, यानी कि देश के लिए पॉलिसी बनाना। तो किसी भी कम्युनिटी में भाई शासक होंगे ही होंगे जो देश के लिए पॉलिसी बनाएंगे, उसका बजट तैयार करेंगे, फॉरेन पॉलिसी सेटअप करेंगे, जनता को किस प्रकार से निर्धनता से बाहर निकालना ये देखेंगे, गरीब गरीब ना हो जाए, अमीर बहुत ज़्यादा अमीर ना हो जाए ये देखेंगे, कहीं पर भी अन्याय ना हो, कोई किसी को सताए ना, ये सब काम किसके हैं, शासक के हैं। यानी कि शासक काम है बुद्धि वाला। तो शासकों के अंदर कौन सा सद्गुण होना चाहिए, बुद्धि वाला सद्गुण होना चाहिए। सहायक होते हैं योद्धा, क्योंकि अकेला शासक भी शासन नहीं चला सकता, अकेला शासक भी युद्ध नहीं लड़ सकता। ऐसे में शासकों को अपने सहायता के लिए बहुत सारे हेल्पर्स की जरूरत होती है, और ये हेल्पर्स होते हैं योद्धा, सैनिक। और योद्धाओं में कौन सा गुण होता है, साहस का, क्योंकि जो बंदा साहसी नहीं है वो युद्ध क्या कर लेगा, जो बंदा विवेकी नहीं है वो शासन क्या कर लेगा। तो एक तो होते हैं शासक, एक होते हैं उनके सबॉर्डिनेट यानी कि सहायक, और तीसरे नंबर पे आते हैं कारीगर। कारीगर वो होते हैं जो अपने अपने कार्य निभाते हैं, जो उन्हें कार्य दिए जाते हैं। इसमें सब लोग शामिल होते हैं जो किसी न किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। इसमें किसान भी है, इसमें उद्योगपति भी है, इसमें व्यापारी भी है। सब लोग अपनी अपनी जो उन्हें काम दिया गया वो अपना अपना क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, क्योंकि बिना उत्पादन के भी समाज नहीं चल सकता। तो प्लेटो अपने न्याय के सिद्धांत में जो 3 आत्माओं की थ्योरी दे रहा है उसमें कह रहा है एक आत्मा शासक है, एक आत्मा सहायक है, एक आत्मा कारीगर है, और इन सब के अंदर कुछ ना कुछ सद्गुण पाए जाते हैं, और इन सद्गुणों के आधार पर ही किसी समाज को चलाया जा सकता है। यहाँ पर बहुत अच्छे से इस टेबल में ये चीज़ समझाई गई है कि सपोज डैट जो बंदा क्या है, शासक है, तो शासक में क्या चीज़ ज़्यादा होगी, बुद्धि। अब बुद्धि ज़्यादा होगी तो वो क्या प्राप्त करेगा, ज्ञान। ज्ञान प्राप्त करेगा तो वो क्या बन जाएगा, दार्शनिक, और उसके अंदर क्या बढ़ जाएगा, विवेक। यानी कि बुद्धि का संबंध किससे होता है, विवेक से। तो जिसकी आत्मा में बुद्धि ज़्यादा है उसके अंदर कौन सा सद्गुण पाया जाएगा, विवेक। ऐसे लोगों को क्या बनना चाहिए, फिलोसफर, और फिलोसफर बन के इनको क्या करना चाहिए, शासन। तो हर एक बंदों को अपनी क्षमता पहचाननी चाहिए। जिस बंदे के अंदर उत्साह ज़्यादा रहता है उसका सद्गुण होता है क्या, साहस। तो जिसके अंदर उत्साह ज़्यादा होता है वो बंदे होते हैं साहसी, और इनका हित ये होता है कि अपना मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, और इसके लिए इन्हें क्या बनना चाहिए, योद्धा। तो एक योद्धा हमेशा चाहता है कि उसका सम्मान बना रहे। उसके अंदर गुण किसका होता है, उत्साह का, और उसके अंदर सद्गुण किसका होता है, साहस का। अब जो आम जनता होती है उनके अंदर होती है इच्छाएं, वो चाहते हैं लग्जरी जीवन जीना, और ये होते हैं साधारण व्यक्ति। इनका सद्गुण क्या होना चाहिए, संयम, कि जो मिला भैया उतने पे कंट्रोल करो। यही 3 आत्माएं हैं। तो कुछ लोग होते हैं उनमें बुद्धि की प्रधानता ज़्यादा होती है, कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर उत्साह की प्रधानता ज़्यादा होती है, कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो भैया जिनके अंदर बुद्धि हो उन्हें ज्ञान के पीछे भागना चाहिए, फिलोसफर बनना चाहिए, विवेकी बनना चाहिए, और देश का शासन चलाना चाहिए। जिन लोगों के उत्साह ज़्यादा हो उन्हें मान सम्मान की खातिर लड़ना चाहिए, उन्हें योद्धा बनना चाहिए, और न्याय की स्थापना करनी चाहिए। जिन लोगों के अंदर इच्छाएं हैं उन्हें अपना साधारण जनता की तरह जो काम मिला वो काम करना चाहिए, और अपना भोग विलासी जीवन, लग्जरी जीवन जीना चाहिए। तो इस प्रकार से जो ये टेबल है ये प्लेटो की 3 आत्माओं की थ्योरी को कंप्लीट करती है, और यहाँ पर इसी चीज़ का वर्णन किया गया है। प्लेटो का मानना है अगर किसी की आत्मा को चेंज करना है तो शिक्षा से चेंज किया जा सकता है। यानी कि बुद्धि, उत्साह और इच्छा, इच्छाओं को खत्म भी किससे कर सकते हैं हम, इच्छाओं को खत्म भी हम शिक्षा से कर सकते हैं। उत्साह को बढ़ा भी हम शिक्षा से सकते हैं, मोटिवेट करके, और बुद्धि को भी बढ़ा सकते हैं किससे, शिक्षा से। शिक्षा के बारे में अगले चैप्टर में बहुत अच्छे से दिया गया है। तो प्लेटो की जो न्याय की अवधारणा है इसे वितरणात्मक कहते हैं। तो वितरण का मतलब क्या होता है, बंटवारा, क्योंकि इसमें यह है कि एक व्यक्ति को जो श्रेय है उस व्यक्ति को श्रेय दे दो, जिसके अंदर जो भी स्किल्स हैं उस स्किल्स के हिसाब से उसे काम दे दो। यहाँ पर ना प्लेटो एक महान झूठ बोलेगा, यानी कि अपनी थ्योरी में एक महान झूठ देगा। उसमें कहेगा कि पृथ्वी में पे जितने भी लोग हैं वो सब पृथ्वी की संतान हैं, जिसमें कुछ लोग सोने से बने हैं यानी कि गोल्ड से बने हैं, ये लोग होते हैं फिलोसफर। कुछ लोग चांदी से बने हैं, ये होते हैं सहायक। कुछ लोग पीतल से बने होते हैं, ये होते हैं कारीगर। यानी कि प्लेटो अपने न्याय के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए एक महान झूठ का सहारा लेता है। यहाँ पर लिखा हुआ है देख लो, एक महान झूठ। तो एक महान झूठ का सहारा लेता है। इस महान झूठ में वो ये कहता है कि जो लोग ज्ञानी हैं, बुद्धि हैं, विवेकी हैं, जिनके अंदर शासन करने के गुण हैं, ये सब लोग बने किससे, गोल्ड से। ये सब पृथ्वी की संतानें हैं। पृथ्वी की दूसरी संतान बनी है किससे, चांदी से, जिनके अंदर उत्साह का गुण है, सहायक हैं, और कारीगर बने हैं पीतल से। तो जिस प्रकार से एक माता के कई बच्चे होते हैं,
एक माँ के अगर 4 बच्चे हैं तो चारों के अंदर अलग अलग गुण होगा, एक माँ के अगर 2 बच्चे हैं दोनों के अंदर गुण होगा, एक माँ के अगर 8 बच्चे हैं तो 8 के अंदर गुण होगा। यानी कि एक पेरेंट्स के पास जितने बच्चे उनके गुण अलग अलग होंगे। इसी प्रकार से ये पूरी दुनिया पृथ्वी की संतान है, कुछ सोने से बने हैं, कुछ पीतल से बने हैं, कुछ चांदी से बने हैं, सबके अंदर अंदर अलग अलग गुण हैं। उन्हें अपने गुणों को पहचानना चाहिए और उसके हिसाब से काम करना चाहिए। इसके अलावा इस चीज़ का जरूर ध्यान देना, प्लेटो ना जन्म के आधार पर आपको व्यवस्था का शिकार नहीं बनाना चाहता। प्लेटो ये नहीं चाहता कि जिस बंदे का जन्म जहां हुआ है वो वही बनेगा। तो प्लेटो के राज्य में शासकों के चयन के लिए एक विस्तृत प्रणाली है। कोई भी बच्चा लिंग या वर्ग की परवाह किए बिना शासक बन सकता है, बशर्ते उसमें फिलॉसफी की क्या हो, गुण हो। ये नहीं कि कोई बंदा राजा का बच्चा है तो वही राजा बनेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी बंदा यहाँ पर शासक बन सकता है, बशर्ते उसके अंदर वो प्रतिभा होनी चाहिए। कोई भी बंदा योद्धा बन सकता है, बशर्ते उसके अंदर वो प्रतिभा होनी चाहिए। और साधारण व्यक्ति तो साधारण व्यक्ति होते ही हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये प्लेटो के न्याय का सिद्धांत है। आगे प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत की बात की गई। देखो, साम्यवाद का मतलब ये होता है कि इक्वेलिटी बनी रहे, हर किसी के पास बराबर बराबर वितरण हो और अपनी संपत्ति नहीं होगी। क्योंकि जहाँ पर राजा अपनी संपत्ति रख सकता है तो भ्रष्टाचार हो सकता है। तो प्लेटो ये चाहता है कि 3 वर्ग हैं, एक शासक वर्ग है, एक योद्धा वर्ग है, एक साधारण व्यक्ति है। तो प्लेटो कह रहा है जो शासक वर्ग है ना, शासक वर्ग, इसमें इच्छा की सारी वस्तुओं को हटा दो। इवन प्लेटो ये भी कह रहा है कि उस व्यक्ति की कोई पत्नी नहीं होगी, वो किसी भी स्त्री के साथ संभोग कर सकता है, और उसके जो बच्चे होंगे वो बच्चे उसे पता ही नहीं होंगे। इसके लिए एक शिशु गृह खोला जाएगा जहां उन बच्चों का पालन पोषण होगा। तो प्लेटो का जो साम्यवाद है, प्लेटो का साम्यवाद ये कहता है कि जो शासक होते हैं ना, ये अपने लिए काम करने लग जाते हैं, अपने परिवार के लिए काम करने लग जाते हैं, ये जनता के हित के विरुद्ध चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, शासकों का अपना परिवार ही नहीं होना चाहिए, उनके पास अपनी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब उनके पास अपनी संपत्ति नहीं होगी तो अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए काम ही नहीं करेंगे। जब उनका अपना परिवार नहीं होगा तो परिवार के लिए काम ही नहीं करेंगे, फिर वो जनता के लिए काम करेंगे। इसलिए प्लेटो कह रहा है कि शासकों के लिए निजी संपत्ति हटा दो, परिवार खत्म कर दो। क्योंकि अगर ये सब रहा तो भाई भतीजावाद होगा, नेपोटिज्म चलेगा, पक्षपात होगा, अपनों के लिए काम किया जाएगा, गुटबंदी होगी, भ्रष्ट आचरण हो जाएंगे। तो प्लेटो चाहता है शासक अपने निजी हित ना करे बल्कि सामान्य हित यानी कि जनता को बढ़ावा दे। उसने कहा शासकों को एक साथ रहना चाहिए, जिस प्रकार सैनिक एक बैरक में रहते हैं। साधारण भोजन करना चाहिए, साधारण वस्त्र पहनने चाहिए, और इन सब की आपूर्ति कौन करवाएंगे, जनता करवाएगी, कारीगर करवाएंगे। इसके अलावा शासक का कोई परिवार नहीं होगा, बच्चों पर सबका अधिकार होगा, कोई बच्चा अपने असली माता पिता को नहीं जानेगा, राज्य को ही अपना परिवार मानेंगे सब। बच्चों की देखभाल के लिए एक शिशु गृह स्थापित किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, प्लेटो का जो साम्यवादी सिद्धांत है वो सिर्फ और सिर्फ शासक वर्ग के लिए है, योद्धा वर्ग के लिए नहीं है, साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। तो वह ऐसे शासक तैयार करना चाहता है जिसमें अपनों के लिए इच्छा ना हो, जिसका अपना परिवार ना हो, अपने बच्चे ना हो, अपनी निजी संपत्ति ना हो। ऐसा शासक ही दूसरों के लिए काम कर सकता है। जिसका अपना परिवार हो, अपनी निजी संपत्ति हो, अपने परिवार के लिए काम करेगा, वो नेपोटिज्म करेगा, अपने भाई भतीजों को अच्छी अच्छी पोस्ट पर ले जाएगा, तो साधारण जनता का हित कैसे होगा। तो वो व्यक्ति जिसका अपना परिवार नहीं है, भाई भतीजे नहीं है, तो वो जनता के लिए काम करेगा, ऐसा प्लेटो कह रहा है। लेकिन जो उसकी इच्छाएं वो समाज में पूरी करेगा, लेकिन उसके लिए उसकी कोई दो राहें नहीं होगी, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन अब हम प्लेटो का जो साम्यवाद है उसकी तुलना कार्ल मार्क्स से करेंगे। तो कार्ल मार्क्स भी एक बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं जिन्होंने आर्थिक सिद्धांत दिया है। तो देखो, साम्यवाद का मतलब ये होता है कि सब चीज़ों का वितरण बराबर होना चाहिए, समानता स्थापित होनी चाहिए। तो प्लेटो और कार्ल मार्क्स के में साम्यवाद की तुलना जो है वो सिर्फ इतनी है कि प्लेटो सिर्फ राजाओं के लिए साम्यवादी सिद्धांत को अपना रहा है, जबकि कार्ल मार्क्स सभी के लिए साम्यवाद की बात करेगा। कार्ल मार्क्स ये कहेगा कोई वर्ग नहीं होना चाहिए, कोई क्लास नहीं होनी चाहिए, सभी लोग बराबर होने चाहिए, निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी संपत्ति सरकार की होनी चाहिए, और सबको बराबर बराबर बंटवारा होना चाहिए। संपत्ति पर सबका बराबर बराबर बंटवारा होना चाहिए, सबको उचित न्याय मिलना चाहिए, तभी न्याय की स्थापना हो सकती है। कार्ल मार्क्स की थ्योरी अलग से पढ़ी भी जाएगी, यहाँ पर एक छोटे से पैराग्राफ में यहाँ बता रखी है बस। व्यक्तिगत और राजकीय स्तर पर न्याय क्या हो, तो प्लेटो का ये दावा है कि व्यक्तिगत स्तर पर कोई व्यक्ति अगर न्यायपूर्ण है तो उसमें हमें क्या करना होगा, अपनी आत्मा पर शासन करना होगा। यानी कि प्लेटो ये कहता है कि एक न्यायपूर्ण व्यक्ति का सबसे बड़ा तत्व यह है कि वो अपनी आत्मा पर शासन करे। ये सबसे बड़ी बात है भाई। देखो, हम मन के गुलाम हैं, मन जैसा कहता है हम वो करने लग जाते हैं, लेकिन हमें अपनी बुद्धि चलानी होगी। हम अपने मन से कहें कि तुझे ऐसा करना है और मन ऐसा करे। जिस दिन हम ये चाहने लग जाएंगे उस दिन हम शासक बन जाएंगे। तो पहले समाज पर शासन करने से पहले अपनी आत्मा पर शासन करना होता है। तो प्लेटो का यह दावा था कि एक व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति को अपनी आत्मा पर शासन करना है। एक व्यक्ति की आत्मा को तालमेल में स्थापित होना चाहिए, उसके अंदर लॉजिकल बुद्धि होनी चाहिए, उत्साह होनी चाहिए, और जो उसकी इच्छाएं हैं उनके साथ संबंध होना चाहिए। यानी कि असीमित इच्छाएं हों,
असीमित इच्छा वाला बंदा भोग विलास में व्यतीत हो जाता है और फिर वो अच्छा शासक नहीं बन सकता। जो बंदा अपनी हदों को ही पार कर दे वो अच्छा शासक नहीं बन सकता। तो एक शासक क्या होगा, जो उसकी बुद्धि है, जो उसका साहस है और जो उसकी इच्छाएं हैं, इसमें वो क्या करेगा, तालमेल बिठाकर चलेगा। जो बंदा तालमेल बिठाकर चलेगा वही शासक होगा, और इसके लिए हमें अपनी आत्मा पर संयम करना होगा। इसके अलावा व्यक्तिगत स्तर पर प्लेटो ये भी कहता है कि हमें दूसरों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी कि पर्सनल लेवल पर हमें दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर हम न्याय की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ अपना हिस्सा लेना चाहिए, दूसरों से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, दूसरों के हिस्सा की हमें मांग ही नहीं करनी चाहिए। प्लेटो के न्याय का मतलब यह है कि हमें अपने काम से काम रखना चाहिए, दूसरों के हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो एक अन्यायपूर्ण व्यक्ति होता है वो दूसरे में इंटरफेयर करता है, वो दूसरे का भी सामान हड़पना चाहता है, उसकी आत्मा का श्रम से विभाजन टूट चुका होता है और उसकी तर्क बुद्धि काम नहीं करती है, उसके मनोभाव और इच्छाएं काम करती हैं। यानी कि जो एक अन्यायपूर्ण व्यक्ति होता है ना, उसकी बुद्धि काम नहीं करती, उसके मन पर उसकी इच्छाओं का वास होता है और वो अपनी इच्छा से काम करता है। और जब बंदा अपनी बुद्धि से नहीं इच्छाओं से काम करने लग जाए, वहीं समाज में अन्याय होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रेप क्यों होते हैं? रेप सबसे ज़्यादा समाज में इसीलिए हो रहे हैं, इच्छाएं इतनी ज़्यादा हावी हो जाती हैं कि वो बुद्धि को हर लेती हैं। तो जहाँ पर हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस काम नहीं करती, वहीं पर इच्छाएं हमें ख़त्म कर देती हैं और वहीं से प्रॉब्लम होने लग जाती है। जितने भी अपराध हैं वो इसीलिए हैं कि मनुष्य की जो लॉजिकल पावर है जब वो डाउन हो जाती है और उसकी इच्छाएं बिल्कुल बढ़ जाती हैं, तो ऐसे टाइम पर वो वही करना चाहता है। अब आप ही देख लो, जब हम एग्जाम टाइम पे पढ़ना चाहते हैं उस समय हमारी इच्छाएं हम पे हावी हो जाती हैं, हम किताब एक साइड रख के क्या कर देते हैं, फ़ोन चलाने लग जाते हैं। तो मनुष्य की बुद्धि पर जब इच्छाओं का पर्दा गिरता है तो मनुष्य वहीं से अन्यायी हो जाता है और वहीं से हो जाता है वो तुच्छ व्यक्ति। तो मनुष्य को अपनी इच्छाओं का दास नहीं बनना चाहिए, मनुष्य को अपनी को बुद्धि का दास बनना चाहिए। तो जो बंदा अपनी बुद्धि का दास बनता है वही एक उच्च वर्ग में जा सकता है, ऐसा प्लेटो अपनी थ्योरी में यहाँ पर कहना चाहता है। तो जो बंदा ऐसा होगा वो समाज में एक अच्छी स्थापना कर पाएगा, वरना सबके सब भ्रष्ट हो जाएंगे और हर जगह अन्याय ही अन्याय हो जाएगा। ऐसा यहाँ से यहाँ तक लिखा है। अब हम प्लेटो के न्याय के सिद्धांत का क्रिटिसाइज करेंगे, यानी कि आलोचना करेंगे। क्योंकि देखो, कोई भी थ्योरी पूरी तरीके से सही नहीं होती, कुछ थ्योरी में कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं और कुछ चीज़ें बेकार होती हैं। जैसे प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की जब आप आलोचना करोगे तो देखो, प्लेटो का विचार मुक्तिकारी है, परंतु इसमें गोपनीयता नहीं है, व्यक्ति के लिए सम्मान कम है और अनुशासन ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर ना साधारण जनता को सम्मान नहीं दिया, बल्कि साधारण जनता को डिसिप्लिन में रहने के लिए कहा गया है कि हर एक जनता अपने अपने ऊपर कंट्रोल कर ले, जनता भोग ना करे। इसके अलावा प्लेटो ये भी कहना चाहता है कि दार्शनिक का अपना परिवार नहीं होगा, जबकि परिवार ही सबसे छोटी इकाई है समाज की। अगर दार्शनिकों का परिवार ही नहीं होगा तो दार्शनिकों की जो इच्छाएं वो कैसे कंप्लीट हो जाएंगे? ऐसे तो दार्शनिक भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो कहीं पर भी, वो प्लेटो ये कह रहा है कि दार्शनिक की स्त्रियां नहीं होगी, लेकिन दार्शनिक किसी भी स्त्री से संबंध बना सकता है। ऐसे में तो ये तो नैतिकता के खिलाफ है ना, ये तो दुष्प्रभाव है। क्योंकि जो परिवार है वो भावनात्मक बंधन यानी कि इमोशंस को जगाता है, और ऐसे में तो दार्शनिकों के अंदर इमोशंस जो हैं वो टूट जाएंगे। तो एक परिवार एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि उसके अंदर इमोशंस आ सकें। तो प्लेटो जो भावना और मनोवेग की बात कर रहा है उसमें सामंजस्य बैठ ही नहीं पा रहा है। तो प्लेटो के न्याय की जो आलोचना की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि प्लेटो का विचार मुक्तिकारी तो है, लेकिन इसमें प्राइवेसी नहीं है, गोपनीयता नहीं है, व्यक्तित्व का सम्मान नहीं है, इसमें अनुशासन ज़्यादा है। इतना ही नहीं, प्लेटो जो ये कह रहा है कि किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, तो ये तो गलत है। एक परिवार हर एक व्यक्ति की नीड है और वो ये कह रहा है परिवार ही नहीं होना चाहिए। प्लेटो के विचार में मुक्ति और दमन के बीच में सीमाएं नहीं हैं। प्लेटो की आलोचना दूसरे स्तर पर इस तरीके से की जाती है कि राज्य में श्रम का विभाजन करने के लिए प्लेटो सही से अपनी थ्योरी नहीं दे पाया है। उसका ये मानना है कि शासक भ्रष्ट हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे में विस्तृत शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन दूसरा प्लेटो ये चिंतित है कि जब इतनी ज़्यादा कोई शिक्षित व्यक्ति होगा तो भ्रष्ट कैसे हो सकता है। तो प्लेटो इस चीज़ के लिए भी चिंता दे रहा है, लेकिन वो सही तरीके से यहाँ पर अच्छे से अपनी इस किताब में ये वर्णन नहीं कर पाया है। एक तरफ प्लेटो कहता है सद्गुण ही ज्ञान है, फिर वो कह रहा है कि ज्ञान से ही सद्गुण को प्राप्त किया जा सकता है। अब ये कैसे हो सकता है, ये भी बात है। प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की तीसरी जो आलोचना की जाती है वो ये की जाती है कि ये ना केवल कुछ ही वर्गों के लिए, सिर्फ दार्शनिकों के लिए है, जबकि आम जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है। प्लेटो ना सामान्य हित की बात नहीं कर रहा है, यानी कि सबको एक साथ लेकर चलने की बात नहीं कर रहा है। प्लेटो सिर्फ बुद्धिमान लोगों को लेकर चलने की बात कर रहा है और बाकी सबको कमजोर बना रहा है। इस तरीके से प्लेटो जो है एब्सोल्यूटिज्म पावर दे रहा है, यानी कि प्रभु सत्तावादी बना रहा है, जिसमें कुछ ही लोगों के पास सारी की सारी पावर हो जाएगी और बाकी सारे लोग पावर से विहीन हो जाएंगे। चौथा, प्लेटो की नागरिकता का विचार भी सहभागी नहीं है। प्लेटो सबको नागरिक नहीं मान रहा। वो कह रहा है कि जो दास हैं, स्त्रियां और जो बाहर के लोग हैं वो देश के नागरिक ही नहीं हो सकते। प्लेटो का जो राज्य है वो बहुत शक्तिशाली है,
जिसमें उसने एकता को बढ़ावा नहीं दिया है, वो एकता को सिर्फ राजा का कर्तव्य समझ रहा है कि राजा अपनी ताकत के दम पर सबको एकता के सूत्र में बांधेगा। तो इस तरीके से एक राज्य में जो इक्वेलिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, वो चीज़ यहाँ पर हमें प्लेटो के न्याय के सिद्धांत में नहीं दिख रही है। प्लेटो का न्याय जो है सदाचारी है, नैतिकता के सिद्धांत पर है और इसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। इसमें वो सेल्फ कंट्रोल पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है और जो कि संभव नहीं है। और आगे चलकर जर्मन के एक फिलोसफर हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक नीत्शे। इन्होंने प्लेटो की आलोचना इसलिए की है कि प्लेटो ने जो झूठ दिया है ना कि कोई सोने से बना है, कोई चांदी से बना है, कोई पीतल से बना है, ये सबसे बुरी चीज़ है, ऐसा फ्रेडरिक नीत्शे कह रहे हैं। इससे कभी भी सामाजिक व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाएगी। तो ये जो महान झूठ है ये बिल्कुल बेकार है। इस तरीके से प्लेटो की न्याय की आलोचना की जाती है। तो प्लेटो की न्याय की आलोचना के यहाँ पर 6 पॉइंट्स दिए हैं। पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि प्लेटो अपने न्याय के सिद्धांत में जो दार्शनिकों को कह रहा है कि वो परिवार नहीं बना सकते, उसके लिए आलोचना की गई है। दूसरे में जो श्रम विभाजन किया है उसने 3 आत्माओं का, उसकी आलोचना की जा रही है। तीसरे में ये बताया गया केवल अभिजात्य वर्ग को इसने अधिकार दिए हैं, बाकी लोगों को अधिकार नहीं दिए, इसलिए आलोचना की जा रही है। चौथा, उसने सभी को नागरिक नहीं माना, इसलिए आलोचना की जा रही है। पांचवा, वो सेल्फ कंट्रोल की बात कर रहा है, इसलिए उसकी आलोचना की जा रही है। और छठा, उसके जो महान झूठ दिया है उसलिए उसकी आलोचना की जा रही है। आगे हम चैप्टर में प्लेटो और कौटिल्य के बीच में कंपैरिजन देखेंगे और इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आपको पता है भारत में जो महान दार्शनिक हुए हैं उनमें से सबसे बड़ा जो नाम है वो कौटिल्य का आता है, जिन्होंने अपनी किताब अर्थशास्त्र में राजनीति से संबंधित बहुत अच्छे नियम दिए हैं जिनका यूज़ आज भी किया जाता है। और ये कंपैरिजन हमेशा चलता ही रहता है भारतीय विचारकों और पश्चिमी विचारकों के बीच में। प्लेटो की बात की जाए तो प्लेटो की तुलना भारतीय राजनीतिक चिंतन की महान हस्ती कौटिल्य के साथ हमेशा से की जाती रही है। प्लेटो और कौटिल्य के बीच में कुछ समानताएं भी हैं और कुछ असमानताएं भी हैं, जिनमें से हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं। समानता यह है कि दोनों ही विचारकों का ये मानना था कि राज्य पर विद्वानों का नियंत्रण होना चाहिए और विशेष वर्गों को शासन करना चाहिए, जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है। यानी कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जब शासक बनाया तो उनमें उन्होंने शासन के गुण देखे। तो प्लेटो भी यही चाह रहा है और कौटिल्य भी यही चाह रहे हैं। तो कौटिल्य और प्लेटो दोनों ये कह रहे हैं कि जिनके पास बुद्धि है, जिनके पास पावर है, जिन्हें जो फिलोसफर हैं एक तरीके से, उन्हें शासन करना चाहिए। यानी कि दोनों सिर्फ एक ही वर्ग के लोगों को शासक बनाना चाहते हैं। और ये लोकतंत्र के खिलाफ है, क्योंकि लोकतंत्र तो ये कहता है कि कोई व्यक्ति शासक बन सकता है बशर्ते वो जनता का विश्वास हासिल कर ले। इसके अलावा प्लेटो हो चाहे कौटिल्य हो, दोनों आम आदमी के प्रति अपनी नफरत दिखा रहे हैं। प्लेटो कह रहा है कि आम आदमी क्षुधाओं की गठरी के अलावा कुछ नहीं है, यानी कि आम आदमी के पास सिर्फ इच्छाएं हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, और वो अपनी इच्छाओं का दास है। और कौटिल्य भी यही कह रहा है कि आम आदमी असंगत होता है, अस्थिर होता है, उसके अंदर कुछ भी ऐसी विशेषता नहीं होती जो जनता के लिए वो काम कर सके। तीसरी बात, प्लेटो और कौटिल्य क्या कह रहे हैं, जो सामाजिक संरचनाएं दोनों ने लगभग एक जैसी दी है। प्लेटो भी 3 वर्ग की बात कर रहा है और दासता का पक्ष लेता है कि कुछ लोग दास बनने के लिए पैदा हुए हैं, उन्हें दास ही बना कर रखना चाहिए। और कौटिल्य भी अर्थशास्त्र में जाति प्रथा को कायम रख रहा है। उनका ही मानना है कि कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो हमेशा दास बनी रहनी चाहिए। हालांकि प्लेटो ने औपचारिक रूप से कभी भी दासता की चर्चा नहीं की है। उसकी किताब द रिपब्लिक जब आप पढ़ोगे, तो द लॉज जब आप पढ़ोगे, तो दासता का तो नाम नहीं लिया उसने, लेकिन उसकी बातों से लगता है कि वो दास प्रथा का समर्थक था। इसके अलावा चौथी समानता यह है कि कौटिल्य भी अपनी इंद्रियों पर विजय का समर्थन कर रहा है कि जो हमारी आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा है, हमें इन पर क्या करना चाहिए, नियंत्रण कर लेना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल कर लेना चाहिए। और प्लेटो भी कह रहा है कि हमें अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए। दोनों ही राजा का सैनिक वर्ग से होना पसंद करते हैं। यानी कि प्लेटो भी कह रहा है कि राजा के अंदर युद्ध वाले गुण होने चाहिए और कौटिल्य भी कह रहा है कि राजा के अंदर युद्ध वाले गुण होने चाहिए। प्लेटो का जो शासक है बिल्कुल वो कौटिल्य के क्षत्रिय की तरह, यानी कौटिल्य कह रहे हैं क्षत्रिय ही शासक होने चाहिए, और प्लेटो का जो शासक है वो भी क्षत्रिय से मिलता जुलता है। हालांकि दोनों के बीच में कुछ अंतर भी हैं, क्योंकि प्लेटो कह रहा है सिर्फ फिलोसफर ही शासक हो सकता है, लेकिन कौटिल्य कह रहा है नहीं, फिलोसफर शासक नहीं होते। यहाँ पर वो ब्राह्मणों का कंपैरिजन कर रहा है, जहाँ पे कौटिल्य ये कह रहा है कि फिलोसफर ना शासक को सिर्फ क्या देंगे, सलाह देंगे, जैसे कि भारत में ब्राह्मण सलाह दे रहे हैं क्षत्रियों को। लेकिन प्लेटो ये कह रहा है कि जिसके अंदर ज्ञान है और ताकत है उसे ही शासक होना चाहिए, यानी कि दोनों गुण एक ही व्यक्ति में होने चाहिए। जबकि कौटिल्य कह रहे हैं नहीं, दोनों गुण अलग अलग व्यक्तियों में होने चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए प्लेटो और कौटिल्य का कंपैरिजन करो, तो इस तरीके से आप 5-6 पॉइंट लिख देंगे। यहाँ थोड़ी सी PDF में एरर है, तो आप थोड़ा सा यहाँ समझेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ। अगला पैराग्राफ है सुकरात, प्लेटो और गांधी। तो सुकरात के बारे में हमने पढ़ा, प्लेटो के बारे में पढ़ा। अब महात्मा गांधी की बात करते हैं। तो महात्मा गांधी सुकरात से बहुत प्रभावित थे। जब वो दक्षिण अफ्रीका गए थे तभी वहीं से ही उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और सुकरात के बारे में पढ़ा। 1908 में गांधी ने प्लेटो की किताब एपोलॉजी के बारे में पढ़ा और उसे अंग्रेजी से गुजराती में उसका ट्रांसलेशन भी किया।
इस किताब में बताया गया है कि सुकरात को जब मौत की सज़ा दी गई तो सुकरात भाग सकता था, लेकिन सुकरात भागा नहीं। उसने एक आइडियोलॉजी स्थापित करी कि जिस कानून को मैं बनाना चाहता हूँ उस कानून से मैं क्यों भागूँ। इस चीज़ से गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। तो एक पैराग्राफ या 4-5 लाइनें, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। आगे इस चैप्टर का सारांश दिया गया है, जो कि हमने चैप्टर पूरा जो पढ़ा है उसी की समरी है कि पश्चिमी दार्शनिक परंपरा का जब आप अध्ययन करोगे तो प्लेटो की जो सबसे अच्छी किताब है द रिपब्लिक, वहाँ से ये बात शुरू होती है। प्लेटो सहित जितने भी यूनान के फिलोसफर्स रहे हैं उन्होंने न्याय के बारे में अपनी अलग अलग अवधारणाएं दी हैं। जैसे सैफरस ने कुछ और कहा है, पॉलीमार्क्स ने कुछ और कहा है, जबकि जो सोफिस्ट थे उन्होंने कुछ और कहा है, और प्लेटो का जो न्याय का विचार था वो कुछ और था। तो इस प्रकार से जो प्लेटो के न्याय का सिद्धांत है उसमें एक राजनीतिक समुदाय में यानी कि एक कम्युनिटी में 3 कार्य होते हैं। एक वर्ग का काम होता है शासक करना, एक वर्ग का काम होता है सहायता करना, और एक वर्ग का काम होता है कारीगर का यानी कि जनता का काम होता है। तो आई होप सो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी कोशिश रही है कि मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकूं। अगर ये मेरी कोशिश सफल है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिए और अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।